सीरीज 137 एक बार फिर से मैं आप सभी के साथ प्रेजेंट हूँ। एक बार आपसे अनीता राय, आप सभी को मेरा नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन आज के इस सेशन के लिए। और आज हम यहाँ पर हैं सेंटर में जहाँ जो कि गुरुग्राम में है और मेरे साथ हैं गोल्ड मेडलिस्ट मिस्टर मनीष सरनानी सर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट हैं और इस फील्ड में 24 इयर्स का एक्सपीरियंस है सर का। सो सर, आज का जो सेशन है आप करेंगे ऑटिज्म और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के साथ। तो सबसे पहले तो सर आप ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट हैं और इतना एक्सपीरियंस है आपके पास। और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि रिसेंटली सर ने एक टॉक शो में भी, जोश टॉक शो में सर ने अपना इंटरव्यू दिया है, वहाँ पे सर ने बात की और वीडियो भी रिलीज़ हो गई है। सो आप सभी उसको देख सकते हैं सर के चैनल्स पे। सो सर प्लीज़ आप मेरे व्यूअर्स को बताइए कि ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट क्या करता है, उसका काम क्या है एक्चुअली। ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट बाय डेफिनेशन ऑक्यूपेशन या फंक्शन को डील करते हैं। नाउ फंक्शन बेसिकली मींस कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा काम जो चाइल्ड को करने की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल स्कूल में उससे एक्सपेक्टेड है कि वो अपनी राइटिंग कर सके, अपनी बुक्स को वापस बैग में डाल सके, अच्छे से वॉकिंग, रनिंग प्लेग्राउंड में कर सके। होम में उससे एक्सपेक्टेड है कि वो अपनी चीज़ों का टेक केयर करे, अपनी ड्रेसिंग खुद कर पाए। इन सारी चीज़ों को हम फंक्शन कहते हैं। तो फंक्शन बेसिकली मीन्स एनी एक्टिविटी, एनी एक्शन दैट इज डिजायर्ड ऑफ यू, दैट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू, दैट द सोसाइटी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू, और द सेटिंग, द स्कूल सेटिंग, होम सेटिंग एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू फॉर योर एज, फॉर योर रोल। जैसे चाइल्ड का एक रोल होगा स्टूडेंट, और जो एडल्ट होंगे उनका रोल होगा मे बी अ वर्कर, केयर गिवर, एम्प्लॉई। उस रोल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ आती हैं वो सारी ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट डील करते हैं, समझते हैं कि उसमें क्या डिफिकल्टी आ रही है और उसको ट्राई करते हैं रिजॉल्व। जी, तो सर एक यहाँ पे क्वेश्चन मेरे माइंड में राइज होने लगती है, सिर्फ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए या ऑटिस्टिक किड्स के लिए ही है, या न्यूरो डाइवर्सिटी के जो हमारे बच्चे हैं जो नॉर्मल स्कूल्स में जाते हैं उनके लिए भी ओटी रिक्वायर्ड होती है? ऑक्यूपेशन थेरेपी सारे बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जी। ये ऑक्यूपेशन थेरेपी इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि आपके चाइल्ड को क्या डायग्नोसिस मिला है, क्या उसको एक्चुअली स्क्रीन आउट करके अलग कैटेगरी में, नॉर्मल से अलग कैटेगरी में पहले से डाला गया है कि नहीं, तभी हम ऑक्यूपेशन थेरेपी शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऑक्यूपेशन थेरेपी में सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि उनकी हैंड राइटिंग इंप्रूव नहीं हो पा रही है डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स। बहुत सारे बच्चे हमारे पास इसलिए भी आते हैं क्योंकि अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन जो नॉर्मल क्लासरूम में चाहिए वो उनको कहीं इंटरफेयर कर रही है उनकी लर्निंग को और ऑप्टिमाइज करने में। ज़रूरी नहीं है कि उनको कोई कंडीशन है, कोई डायग्नोसिस है जिसके ऊपर ये डिपेंड करेगा, ऐसा कोई प्री रिक्विजिट नहीं। सर जैसा आपने बोला कि अटेंशन के लिए और आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए बच्चे आते हैं आपके पास, तो मेरा भी यही क्वेश्चन है कि हम बार बार देखें कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स या आज के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो सोशल मीडिया पे या गैजेट्स ज़्यादा यूज़ करें, तो उनका एक वो आई हैंड कोऑर्डिनेशन जो हमारी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ को होता है वो बहुत ही कम पाया गया है। बहुत ही बच्चे का बहुत ही दिक्कत हो रही है आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए। तो इस कॉन्टेस्ट में आपके क्या व्यूज़ होंगे और क्या मैसेज होगा अगर आप हमारे पेरेंट्स को? आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी चाइल्ड की नॉर्मल फंक्शनिंग या ऑप्टिमम फंक्शनिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है तो आपको स्कूल में हैंड राइटिंग में, फाइन मोटर एक्टिविटीज़ में डिफिकल्टी आएगी। उसके साथ साथ आपको डिफिकल्टी आ सकती है, जैसे आपको अगर रोटी तोड़ के छोटा टुकड़ा करने की ज़रूरत है, हो सकता है कि आप डिपेंडेंट हैं कि पेरेंट आपको टुकड़ा करके दे तब आप उसको खा पाएंगे, राइट। आपकी बटनिंग अनबटनिंग आई हैंड कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। आपको अपना सेल्फ केयर करना, जैसे अपना हैंड को वॉश करना, अपने फेस को वॉश करना, अपनी कोम्बिंग करना, इन सारी चीज़ों में आई हैंड कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। आर्ट एंड क्राफ्ट जो प्ले भी हो सकता है घर पे और स्कूल में एक रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, उसमें भी ये डिफिकल्टीज आती हैं अगर आई हैंड कोऑर्डिनेशन में इशू है। तो सर क्यों ये इश्यूज है? बिकॉज पेरेंट्स कभी समझ नहीं पाते कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन की जो इश्यूज है, क्योंकि डेली लिविंग में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारा ब्रेन अच्छा फंक्शन कर रहा है, आपको कोई इश्यूज नहीं है, पर बच्चों के साथ ये इश्यूज है। तो पेरेंट्स ये क्वेश्चन लेकर आते हैं, ये ब्रश नहीं उठा पाता, ये पेंसिल भी नहीं उठा पाता, मैं इसको बार बार बोलती हूँ। तो इस कॉन्टेस्ट में पेरेंट्स को हम कैसे समझाएं कि ये इश्यूज बच्चे फेस कर रहे हैं? राइट, ये इशू को समझने के लिए हमें सेंसरी प्रोसेसिंग को थोड़ा समझना होगा। सेंसरी प्रोसेसिंग वो एबिलिटी है हम सबकी बॉडीज में वेयर ऑल योर सेंसरी सिस्टम्स कोऑर्डिनेट टुगेदर। मतलब आपका जो विजुअल सिस्टम है जो ऑब्जेक्ट को देख रहा है, आपका जो फिजिकल या मोटर सिस्टम है जो मसल से जुड़ा हुआ है जो हैंड में होगा, और आपका ऑडिटरी सिस्टम जो आप इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं किसी से, ये तीनों सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेट करने चाहिए। नाउ ऑटिज्म बच्चों में यूजुअली ये देखा जाता है कि उनकी सेंसरी इंटीग्रेशन अच्छी नहीं है, मीनिंग देयर बाय कि उनके मल्टीपल सिस्टम्स वर्क तो कर रहे हैं लेकिन साथ में मिलके कोऑर्डिनेटेड वे में इंटीग्रेट होकर वर्क नहीं कर रहे हैं, और इसकी वजह से आपको वो डिफिकल्टी आ रही है जो आप
बात जी। करने की। तो सर किस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी जो पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल रहे कि वो इनिशियल स्टेज से, लाइक अगर मैं बात करूँ ईयर से बच्चों को प्रैक्टिस कराए कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है बच्चों का? आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ ये होगा कि हम कुछ ऐसे टॉयज़ और ऐसे मैनिपुलेटिव्स यूज़ करें हाथ में जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल है कि आपको पिगी बैंक में कॉइन्स डालना है, आपको आई हैंड कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी। अगर आपका चाइल्ड ऑलरेडी एक कॉइन एक टाइम पे डाल सकता है तो आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि 2 या 3 कॉइन आपको हाथ में पकड़ने हैं, दूसरा हाथ लगाए बिना एक एक करके आपको कॉइन पिगी बैंक में डालना है। इसे हम इन हैंड मैनिपुलेशन कहते हैं। जी। पेपर से प्ले करना, फॉर एग्जांपल पेपर को फोल्ड करना, ऑरिगेमी करना, ये एक बहुत सिंपल और इजी एग्जांपल है आई हैंड कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने का। आजकल हम देखते हैं बच्चों से जब पूछते हैं कि क्या आपको पेपर से बोट और प्लेन जो हम बचपन में बनाया करते थे लाना आता है, तो सबसे बड़ा आंसर हमें ये मिलता है पेरेंट्स से कि हमने कभी बनवाया ही नहीं। सो सबसे पहले आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए ज़रूरी है कि हम उन टास्क को आइडेंटिफाई करें जो बहुत ईजी हैं, होम बेस्ड हैं, प्ले बेस्ड हैं, और अर्ली ऑन से ही बच्चों को गैजेट्स के बजाय, स्क्रीन के बजाय उनके हाथ कहीं पर यूज़ करवाने हैं, फाइन मोटर। अगर हम एक सिंपल रंगोली भी बनाते हैं और चाइल्ड से कहते हैं कि आप भी मेरे साथ बनाओ, तो आपको अपना एक पाउडर फॉर्म को हाथ में पकड़ना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके रिलीज करना पड़ेगा, तो उसमें आई हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होगा। अगर आप दाल वॉश कर रहे हैं किचन में, तो मदर चाइल्ड से कह सकती है कि लाओ तुम ही ऐसे करो, मैंने पानी डाल दिया, अब आप सिर्फ वॉश कर दो, हाथ से हाथ चला दो उसमें, तो आपकी फिंगर्स का मूवमेंट होगा। तो कुछ बहुत सिंपल सी एक्टिविटीज, गार्डनिंग आप चाहे एक फ्लावर पॉट में करें, चाहे आपके पास अगर ज़्यादा स्पेस है तो उसमें करें। गार्डनिंग जैसी एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा आई हैंड कोऑर्डिनेशन एंड फाइन मोटर की जरूरत है। ये हमने बात की उन एक्टिविटीज़ की जो हम होम बेस्ड कर सकते हैं, प्ले बेस्ड कर सकते हैं। इन द क्लिनिक थेरेपिस्ट आपके साथ मल्टीपल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। उनके पास कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिसमें वो डेलिबरेटली आपके हैंड्स को, आईज को एंगेज करते हैं और इन ए ग्रेडेड वे एंगेज करते हैं। जैसे आपको पहले सिंपल एक्टिविटी देंगे आपके लेवल के हिसाब से, उसके बाद उस एक्टिविटी को डेलिबरेटली डिफिकल्ट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने एक थेरापट्टी ली है जो बहुत रेजिस्टिव क्ले होती है, बहुत फोर्स लगाना पड़ता है, मैंने उसके अंदर कुछ कॉइन या बीड छुपा दिया है, अब आप उसको निकालो। तो अगर आप उसको निकालेंगे तो आपको आई हैंड कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, लेकिन हैंड की मसल्स से स्ट्रेंथ भी लगानी। क्लिनिक का जो एक्टिविटीज़ हो सकता है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, उसमें कुछ स्पेसिफिक टूल्स, क्योंकि एक स्पेसिफिक सेटिंग में यूज़ करना है, वो यूज़ होते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत क्रिएटिविटी, बहुत आइडियाज़ लगाने पड़ते हैं और लगाने चाहिए, सो दैट बच्चों को इंटरेस्ट बना। सर क्या ये जो अभी आपने हमें एक्सप्लेन किया एक्टिविटीज़ और प्ले में मेथड्स, जो हम बात करते हैं पिगी बैंक, मुझे बहुत स्ट्राइक किया क्योंकि मैंने भी बचपन में किया और अपने बच्चों को दिया है, और एक गेम आता था, एक रैडर आता था, उसमें हमें कॉइन्स डालने होते थे, टिक टैक टो बनाना होता था। तो क्या जो हम बचपन में एक्टिविटीज़ करते थे या खेलते थे, क्या आज की डेट में वो कम हो गए और गैजेट ज़्यादा हो गए, क्या ऐसा है? डेफिनेटली ऐसा हो गया है। अगर हम बचपन में खेलते थे लंगड़ी टांग, तो हमारे पास एक हाथ में कुछ ऐसा होता था जिसको हमें एक पर्टिकुलर स्क्वायर में थ्रो करना है। ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल है। आपने लाइन के ऊपर पैर रखे बिना उसमें जंप करना है, ये आई फुट कोऑर्डिनेशन है। लेकिन ओवरऑल आपकी एबिलिटीज फॉर सेंसरी इंटीग्रेशन इंप्रूव हो रही थी। अब हम लोग आउटडोर एक्टिविटीज नहीं करते। कई बार पेरेंट्स ये सोचते हैं कि आजकल इतना सेफ भी नहीं रह गया है बाहर जाके खेलना, बट स्टिल इट इज पॉसिबल कि घर के अंदर ही कुछ सिंपल एक्टिविटीज को अगर हम इंटेंट रखें कि हमें ये एक्टिविटीज करानी है, तो हम कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। जैसे हम इंडोर गेम्स की बात करें तो हम पहले खेलते थे कि एक पैर के ऊपर दूसरा फुट हमें रखना हो, तो हम लाइन्स बनाते थे कि वो मिस मैच नहीं होना चाहिए। तो ये सारी एक्टिविटीज़ भी हैं जो हम घर पे कर सकते हैं। आजकल हम स्कूल्स में देख रहे हैं, सेंटर्स में देख रहे हैं कि बेसिकली हम देख रहे हैं कि जो ऑटिस्टिक किड्स हैं वो टो वॉकिंग करते हैं, तो क्यों, क्या है